सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ मोशन प्लेन, दैट इज लेक्चर नंबर 9। तो आज है मोशन प्लेन का लेक्चर नंबर 9। तो आज इस लेक्चर में ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमने क्या देखा था? रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। तो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्या देखा था? अगर दो पार्टिकल्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर गिरेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? तो जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये एक ए ऑब्जेक्ट है जो कि ड्रॉप हो रहा है ग्राउंड पे, नीचे गिर रहा है, और एक ही दूसरा बी ऑब्जेक्ट है, ये भी सर्टेन हाइट से ग्राउंड पे नीचे गिर रहा है। अब इसका जो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? -g होगा, क्योंकि मैं नीचे साइन कन्वेंशन नेगेटिव लिया हूँ, और इसका एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? -g हो जाएगा। यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -g। एक ये हो गया, डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव माइनस कर देते हम, तो ये हो जाएगा -g। तो -g + g क्या हो जाएगा? 0। यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गया? अपना 0 आ गया। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता था? कांस्टेंट होता था। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कैसे? न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v लगाओगे, v = u + at, तो आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी किस तरीके से कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये तो अपने को पता है। तो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में कंक्लूजन यही आया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है कुछ पर्टिकुलर हाइट से, तो उसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। डेट्स वाई जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब कुछ बातें बताए थे। तो अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। जैसे कि इस लेक्चर में अपने को करना है रिवर बोट प्रॉब्लम्स, जिसको हम अलग दूसरे नाम से जानते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। यानी यहाँ पे एक रिवर होगा, एक स्विमर होगा। रिवर और स्विमर इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे केस आएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। फिर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन में हम किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। देन इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक रहेगा रिवर बोट प्रॉब्लम्स इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में हम किस तरीके से रिवर और बोट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर का पूरा ओवरव्यू पता चला होगा हम इस लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं अगेन लिख ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ लेक्चर्स ओवर, या फिर लेक्चर्स टॉपिक्स लिखता हूँ, टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक छोड़ा था उसके आए कई टॉपिक्स है। रिवर बोट प्रॉब्लम्स कौन सा? वन डायमेंशन वाला। पहले वन डायमेंशन वाला देखेंगे, उसके बाद टू डायमेंशन वाला। तो इसके बाद देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। टू डायमेंशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। तीसरा क्या रहेगा अपना? यही रिवर बोट प्रॉब्लम्स, लेकिन ये कौन सा रहेगा? 2D, टू डायमेंशन वाला रहेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे, मतलब कुछ नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। अपना लेक्चर एंड हो जाएगा। इतने में अपना लेक्चर एंड हो जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 9 है, लास्ट लेक्चर है फिजिक्स का, नहीं लास्ट लेक्चर है किसका? मोशन इन प्लेन का। मोशन इन प्लेन का ये कौन सा है? लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही माना जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वो बहुत बड़ा सा चैप्टर है। इसके बाद हम उसी चैप्टर को देखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में क्या चल रहा है अपना? मोशन इन अ प्लेन खत्म ही होने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम्स कौन सा? 1D वाला, वन डायमेंशन वाला। तो यहाँ पे क्या होगा? एक रिवर होगा, एक दूसरा बोट होगा। बोट या फिर एक यहाँ पे एक रिवर होगा, दूसरा एक स्विमर होगा। तो रिवर और स्विमर इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, यानी यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी का बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
या फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वही मैं लिख देता हूँ, आल्सो कॉल्ड रिवर सीमर प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, दूसरे नाम से हम जानते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिवर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, मान लो कि रिवर का एक ही दूसरा रिवर का एंड, तो ये रिवर है। अब सपोज करते हैं जो ये रिवर का फ्लो है कुछ ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, मतलब पानी होगा रिवर में, और इसका फ्लो है जो रिवर का कुछ ईस्ट के डायरेक्शन में है। मेरे रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। आपके रिस्पेक्ट में कुछ और होगा पता नहीं, लेकिन ये तो मेरे रिस्पेक्ट में ईस्ट ही है। ऊपर क्या है, नॉर्थ। तो जो रिवर का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है। ये क्या है, ईस्ट। इसके बाद सपोज करते हैं, मानते हैं ऐसा कि इसमें एक बोट है और वो उसी डायरेक्शन में चल रही है, या जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है। ये क्या है, फ्लो ऑफ रिवर, दिस इज फ्लो या फिर रिवर फ्लो, रिवर का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक मान लो एक बोट है, कैसा बोट बनाते हैं, कुछ इस तरीके का। मान लो ये एक बोट है, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है। तो ये केस कौन सा हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का। यानी जब बोट रिवर के डायरेक्शन के फ्लो में मूव करे तो वो वहाँ पे कौन सा केस आता है, डाउन स्ट्रीम का। और जब बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो वहाँ पे कौन सा केस आता है, अप स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, व्हेन द फ्लो ऑफ बोट या फिर स्विमर इज सेम एज द फ्लो ऑफ रिवर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पे मान लो ये बोट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है रिवर से, तो ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, व्हेन द फ्लो ऑफ बोट, यहाँ पे बोट को लेके चल रहा हूँ, स्टीमर को नहीं। तो व्हेन द फ्लो ऑफ बोट इज सेम एज डेट ऑफ रिवर्स फ्लो, तो वहाँ पे उस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। फिर अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, व्हेन द फ्लो ऑफ बोट, व्हेन द फ्लो ऑफ बोट is opposite to reverse flow। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब बोट का फ्लो का डायरेक्शन रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के सेम हो जाए तो उस टाइम डाउन स्ट्रीम का केस आता है। अप स्ट्रीम का केस क्या कब आएगा, जब बोट रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो वो केस आ जाता है अप स्ट्रीम का। तो एक है सेम एज फ्लो, दूसरा है अपोजिट टू फ्लो। तो व्हेन द फ्लो ऑफ बोट इज सेम एज दैट ऑफ रिवर्स फ्लो इट इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। व्हेन द फ्लो ऑफ बोट इज अपोजिट टू रिवर्स फ्लो इट इज कॉल्ड एज अप स्ट्रीम। तो अभी तक हमने कुछ नया नहीं देखा। अभी तक हमने क्या देखा, एक रिवर बनाया, उसमें एक बोट को रखा और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को समझा। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को और अच्छे तरीके से समझते हैं कुछ दूसरे तरीके से। तो अभी तक यहाँ पे इतना जो भी मैंने लिखा है आपको समझ गया, कुछ मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को डिफाइन किया है। अब इसके आगे हम इसी में कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम नाम में ही आपको पता चल जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब
रिवर के फ्लो के डाउन में, अप स्ट्रीम मतलब उसके ऊपर, रिवर के फ्लो के जस्ट अपोजिट, तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ वेलोसिटी किसका, रिवर का और बोट का। तो यहाँ पे मैं यू को क्या बोला, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेलोसिटी मैंने एज्यूम किया यू, और वेलोसिटी ऑफ बोट को क्या मैंने एज्यूम किया वी। तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। यहाँ तक आपको समझा होगा, अभी तक हमने कुछ किया नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट ये हुआ। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में यहाँ पे कुछ थोड़े से चेंजेस होंगे। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में क्या है, पहले एक रिवर बना देते हैं हम, तो अच्छे से बनाए। तो ये एक मान लो रिवर है, रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अपना एक बोट है कुछ इस तरीके का, ये और ये भी इसी सीधे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कौन सा केस है, डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जो रिवर का वेलोसिटी है वो क्या है, यू है, बोट का वेलोसिटी वो क्या है, वी है। तो इस टाइम जो नेट वेलोसिटी आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या आएगा, देखो रिवर का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान अगर बोट में बैठा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवर भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में अपना बोट जा रहा है। आप इसको फील भी कर सकते हो। तो जो इसका नेट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो नेट वेलोसिटी है वो हो जाएगा v प्लस यू हो जाएगा, v प्लस यू होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ खुद ही फील करके समझ सकते हो। मान लो यहाँ पे आप बोट में बैठे हो और उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है, तो आपका स्पीड अचानक से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नेट वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगा, v प्लस यू आ जाएगा, या फिर उसको उल्टा बोलो u प्लस वी। बात एक ही है, लेकिन इस केस में, दूसरे केस में बात एक नहीं होगा, वहाँ पे v माइनस यू होगा। क्यों, u माइनस वी क्यों नहीं होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हुआ डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम देखते हैं हम, अप स्ट्रीम। तो एक रिवर बनाते हैं पहले, ये है अपना रिवर और रिवर का फ्लो उसी डायरेक्शन में है, बस नाव हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे। रिवर का फ्लो कुछ इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रीवियस में था। अब मान लो ये नाव है अपना, अब ये नाव कुछ अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये नाव क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो रिवर का फ्लो कुछ इधर है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना नाव आ रहा है। तो अब आप यहाँ से खुद फील करके बताओ किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यानी ये बोट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्या लगता है। तो इसका आंसर है कि जो बोट है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक रिवर है, उसमें आप रिवर का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। इसका वेलोसिटी अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो ये तो बढ़ जाएगा। यानी इसका वेलोसिटी क्या ज़्यादा होना चाहिए क्रॉस करने के लिए। तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका वेलोसिटी हमने क्या अज्यूम किया था, बोट का वेलोसिटी v, राइट। तो v वो ज़्यादा होगा u से, इतना समझा। v इज़ ग्रेटर देन टू u, ये है। अब जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। जैसे फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो फाइनल हमेशा बड़ा होता है, इनिशियल हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे v क्या है, बड़ा है, u क्या है, छोटा है। क्योंकि जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो बोट का जो भी वेलोसिटी वो ज़्यादा है किससे, रिवर के वेलोसिटी से। तो हम यहाँ पे v माइनस यू करेंगे। तो यहाँ पे जो भी नेट वेलोसिटी आएगा, नेट वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, ये बड़ा है, v माइनस यू हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये जो भी नेट वेलोसिटी वो तो घटेगा ही, फील समझता है, सेंस से भी समझता है, कॉमन सेंस है। तो v माइनस यू हो जाएगा। u माइनस वी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बड़ा कौन है, v। तो बड़े में से छोटा ही माइनस होता है हमेशा, इसलिए ये v माइनस यू होगा। तो नेट वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम और नेट वेलोसिटी अप स्ट्रीम के केस में अलग आता है। तो यही है रिवर बोट प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन केस में रिवर बोट प्रॉब्लम करना बहुत आसान होता है। इसमें कुछ नहीं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का खेल होता है। तो अभी तक इस पूरे टॉपिक में
अपने को याद क्या रखना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, व्हेन द फ्लो ऑफ बोट इज सेम एज द फ्लो ऑफ रिवर इट इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। एंड द अप स्ट्रीम क्या होता है, व्हेन द फ्लो ऑफ बोट या फिर स्विमर इज अपोजिट टू रिवर्स फ्लो इट इज कॉल्ड एज अप स्ट्रीम। यानी जब बोट का जो भी फ्लो है, जो भी फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के सेम हो गया, तो उस टाइम पे हम डाउन स्ट्रीम एज्यूम करेंगे। और जब बोट का जो भी डायरेक्शन है वो रिवर्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में आ जाए तो उस टाइम अप स्ट्रीम हम समझते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो नेट वेलोसिटी बढ़ जाता है, अप स्ट्रीम के केस में नेट वेलोसिटी घट जाता है। क्यों होता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आपको बस यही याद रखना है, डाउन स्ट्रीम के केस में v प्लस यू होगा, अप स्ट्रीम के केस में v माइनस यू होगा। अगर अगर आपसे कोई पूछे v माइनस यू क्यों हुआ, तो आप बताना क्योंकि v बड़ा है, u माइनस v इसलिए नहीं हुआ। v क्या है, बड़ा है, तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो अब इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लें ताकि अपने को ये अच्छे से समझ जाए। तो अभी मैं इरेज कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लेता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अ पर्सन स्विम्स with respect to river in opposite direction with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद क्या है, द रिवर फ्लो इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो अपने फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 10 किलोमीटर इन रिवर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, इसलिए देख के डरना मत। तो ये बहुत आसान सा है। क्या है, अ पर्सन स्विम्स विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फिर द रिवर फ्लो इज 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 10 किलोमीटर इन रिवर। तो ये डिस्टेंस दिया है और दो अपने को वेलोसिटी दिया है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस और वेलोसिटी का एक जो हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वही लगाएंगे। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे देखो, अ पर्सन स्विम्स विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे जो पर्सन है उसका वेलोसिटी दिया है। क्यों, क्योंकि द रिवर फ्लो इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे रिवर का वेलोसिटी अपने को साफ साफ बता दिया गया है। तो ये क्या होगा, उस पर्सन स्विमर का वेलोसिटी होगा। तो स्विमर का वेलोसिटी हम क्या लिए थे, v। तो v किसके इक्वल है, 20 किलोमीटर पर आवर। और जो रिवर का वेलोसिटी वो 15 किलोमीटर है पर आवर। फिर डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। निकालना गया है टाइम निकालना है। तो अब यहाँ पे जो देखो ये कौन से अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट मूव कर रहा है रिवर के फ्लो के, तो वहाँ पे क्या होता था, v माइनस यू होता था। अभी हमने देखा तो v माइनस यू होगा। मतलब यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, v माइनस यू करेंगे। v माइनस यू मतलब 20 माइनस 15, क्योंकि v कितना है 20, u कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ये आया। अब सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की जगह अभी हम वेलोसिटी ले लेंगे, बात वही रहेगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 10, वेलोसिटी कितना है 5, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना आ जाएगा 10/5 कितना आ जाएगा 2 आवर्स। तो 2 घंटे लगेंगे 10 किलोमीटर कवर करने में। कब, जब कुछ इतना स्पीड होगा बोट का और रिवर का। तो टाइम कितना आ जाएगा 2 आवर्स। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है रिवर बोट प्रॉब्लम्स का 1 डायमेंशन में। तो आई होप आपको रिवर बोट प्रॉब्लम 1 डायमेंशन का समझ गया होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं।
और क्या होता है वो अच्छे समझते हैं। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वही देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। आप देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D याद करो, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। और दो पार्टिकल अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए जो भी वेलोसिटी वो ऐड होगा। इतना अभी अपने को पता है। तो वहाँ उस केस में क्या हो रहा था, 1D के केस में क्या हो रहा था, जो वेलोसिटी वो ऐड हो रहा था और सब्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन इस 2 डायमेंशन 2D के केस में क्या होगा, ना ही वेलोसिटी ऐड होगी ना ही वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। अब जब भी 2D का बात आता है तो यहाँ पे वेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको वेक्टर भी अच्छे से पढ़ाया है, मतलब मैथमेटिकल मेथड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो उसे मैंने आपको वेक्टर अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ भी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट के इक्वल होता है। अब कैसे इक्वल होता है यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऐड नहीं होगा ना ही वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जो केस बनेंगे वो भी अलग तरीके से बनेंगे, 2 डायमेंशनल केस बनेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसमें पहला केस आता है, दो पार्टिकल्स अगर परपेंडिकुलर मूव करेंगे, टू पार्टिकल्स moving perpendicular to each other। दो पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा। तो 1D केस में क्या होता था, वहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था, एक ही एक्सिस पे मोशन होता था। यानी वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो उसका वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन या फिर सेम डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, एक्स एक्सिस आ रहा था या फिर वाई एक्सिस आ रहा था। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तभी तो परपेंडिकुलर मोशन होगा। तो यही डिफरेंस हो जाता है 1D और 2D के केस में। तो टू पार्टिकल्स मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर को समझते हैं यहाँ पे। तो मान लो एक ए ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बोलने से अच्छा मैं बोलता हूँ, मान लो एक ए कार है और एक बी कार है। तो यहाँ पे मान लो ये बी कार है, तो बी कार है, उसका वेलोसिटी मान लो वी बी कुछ इस डायरेक्शन में, और दूसरी कार है ए कार जिसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन, तो वी ए। तो ये ए कार की वेलोसिटी वी ए, बी कार की वेलोसिटी वी बी। ये क्या है, परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे रोड होता है ना, जैसे रोड टर्निंग होता है तो वहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो ये एक रोड है और यहाँ मान लो ये ए कार है, अपनी ए कार, और ये बी कार। तो मान लो ए कार कुछ इस तरीके से जाएगी, बी कार इस तरीके से। तो अगर आप ए कार में बैठे हो, अगर आप बी को देखोगे तो आपको बी कार सीधे जाते दिखाई नहीं देगी। जो बी कार है उसका जो मोशन आपको कुछ इस तरीके से होगा। अभी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे किस तरीके से मोशन होने वाला है, परपेंडिकुलर मोशन, ये समझा। तो जो एक बी कार है उसका वेलोसिटी वी बी है, ए कार है उसका वेलोसिटी वी ए है। अब वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि 2D है तो वेक्टर लगाना इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया वी ए वेक्टर, एक हो गया वी वी वेक्टर। तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे मैं करता आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो वी ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता था बताओ, वी ए माइनस वी वी वेक्टर के इक्वल होता था। वी ए वेक्टर माइनस वी वी वेक्टर के इक्वल होता था। ये हमने लास्ट लेक्चर में किस तरीके से आया हमने डिराइव किया था, अच्छे देखा था। तो वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी वेक्टर हो जाएगा। ये तो अपने को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अब इस तरीके से अपने को रिजल्टेंट या फिर रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। तो वी ए बी वेक्टर को हम कैसा लिख सकते हैं, वी ए बी वेक्टर कैसा लिख सकते हैं, वी ए वेक्टर। अब ये माइनस को कुछ अंदर ला दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। इसमें कोई अलग नहीं है, क्या ये सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस बाहर लेके अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही होने वाला है, राइट। तो वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी वी वेक्टर। अब याद करो रिजल्टेंट, मैंने आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में बताया था किस तरीके से था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर,
आर वेक्टर के फॉर्म में था ना, रिजल्टेंट को हम आर से दिखाते तो आर वेक्टर किसके इक्वल था, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के। ये क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये क्या रिजल्टेंट। अब देखो यहाँ पे जो ये रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, वी वेक्टर हो जाएगा, कंपेरिजन करेंगे, और वी ए वेक्टर क्या है, पी वेक्टर, और ये क्यू वेक्टर, यानी ऐड हो रहा है। तो यानी जो भी वी ए वेक्टर और माइनस ऑफ वी वेक्टर आएगा वही होगा अपना रिलेटिव वेलोसिटी, और वही होगा अपना रिजल्टेंट। यानी सिंपल सा यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी माना जाएगा। तो यहाँ पे वी ए वेक्टर इस तरीके से, माइनस ऑफ वी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस का अपोजिट हो जाएगा। तो ये अपने को थोड़ा इरेज करना होगा, थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ ताकि माइनस वी बी ले सकूँ। ये क्या था, वी ए वेक्टर, ये था वी बी वेक्टर। अब वी ए वेक्टर तो अपने को दिख रहा है, माइनस ऑफ वी वी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। इसका मतलब जो भी वी ए वेक्टर और माइनस ऑफ वी वी वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इन दोनों केस में। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ किसका, वी ए वेक्टर और माइनस ऑफ वी बी वेक्टर का। अब रिजल्टेंट किस तरीके से आता था, ये क्या है, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये होगा। तो यही हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या है अपना रिजल्टेंट, ये क्या है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए बी वेक्टर। अब याद करो, यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, तो वी ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी हम बी में बैठे थे और ए को देख रहे थे, वही होता था वी ए बी वेक्टर। तो मान लो अभी यहाँ पे हम बी में बैठे हैं, बी कार में बैठे हैं और ए कार को देखेंगे, तो जो ए कार का मोशन है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में अपने को नहीं दिखेगा, अपने को कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा। यानी आप मान लो यहाँ पे बी कार में बैठे हो और ए कार को देख रहे हो, मान लो यहाँ पे ए कार में बैठे हो बी को देख रहे हो, तो आपको अपना आँख कुछ इस तरीके से करना होगा। तो यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों के बीच में। यानी आपको जो ए कार है वो सीधा जाते हुए नहीं दिखेगा, आपको कुछ एंगल पे जाते हुए दिखेगा, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे बस यही है, जो रिजल्टेंट होता है वही रिलेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है 2D के केस में। तो ये क्या है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, लिखता हूँ दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ए का। अब यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया है, तो अब रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे याद करो। तो यहाँ पे डिवीजन करता हूँ, हाँ, तो वी ए बी वेक्टर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए वेक्टर नहीं लगाया। वो क्या होता था, अंडर रूट ऑफ, इतना बड़ा रूट नहीं काम आएगा, अंडर रूट ऑफ वी ए वेक्टर, वी ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी बी का स्क्वायर हो जाएगा। यही था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, इसे आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आर किसके इक्वल होता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के इक्वल होता था। अब यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 का वैल्यू क्या आता है, साइन जीरो मतलब 1 होता है, साइन जीरो मतलब 0, तो वहाँ सब टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो जो वी ए बी है फॉर मैग्नीट्यूड, वी ए बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन याद रखना है। तो वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या देखा, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें हमने क्या देखा, 2 पार्टिकल्स मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 पार्टिकल है परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। मान लो एक ए कार एक बी कार है, बी कार का वेलोसिटी ईस्ट के डायरेक्शन में, ए कार का वेलोसिटी नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो ए कार ऊपर जा रही है, वी कार साइड में जा रही है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा दोनों के बीच का, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वी ए बी वेक्टर हो गया है रिजल्टेंट की फॉर्म के जैसा अपने को दिख रहा है। रिजल्टेंट क्या होता था, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, 2 वेक्टर के सम का जो भी अपने को
सम आता था वही रिजल्टेंट था। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, सम और एक वी ए वेक्टर, एक माइनस वी बी वेक्टर, यानी वी ए वेक्टर और माइनस वी बी वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए बी वेक्टर के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद वी ए बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी आप बी में बैठे हो और ए को देख रहे हो, यानी आप बी कार में बैठे हो और ए को देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, जो ए कार है वो नॉर्थ में नहीं जा रही है, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है। आपको ऐसा फील कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे रोड पे चल रहे हो, तो यहाँ ए कार में आप बैठे हो, बी को देख रहे हो, तो आपको अपना आँख कैसा करना होगा, कुछ इस एंगल पे लाना होगा, तभी आप बी को देख सकोगे। तो यही है अपना रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में थीटा क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू क्या थी 0, तो बचेगा क्या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, यही हो जाएगा वी ए बी का मैग्नीट्यूड। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में इतना ही कुछ है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए बी वेक्टर था, अब वेलोसिटी ऑफ बी ए वेक्टर क्या होगा, तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे का थोड़े से कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे अपने को वेलोसिटी ऑफ बी ए वेक्टर वो दिया होता, तो क्या होता है वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, यही होता है। तो पहले वेलोसिटी ऑफ बी ए वेक्टर का, यानी वी बी ए का मतलब क्या होता है, वी बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में वी का वेलोसिटी क्या है, तो वी बी माइनस वी ए वेक्टर होता था। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वी वेक्टर प्लस माइनस अंदर आएगा वी ए वेक्टर, राइट। तो अब ये भी रिजल्टेंट जैसा दिख रहा है, रिजल्टेंट क्या है आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इसका मतलब जो वी बी और माइनस वी ए जो भी रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, यानी वही वी बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या था अपना वी बी था और ये था अपना वी ए था। तो वी बी वेक्टर माइनस ऑफ वी ए वेक्टर, तो ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव नीचे होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी ए वेक्टर। इसको थोड़ा सीधा बनाऊँ तो थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये सीधा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी ए वेक्टर। इसका मतलब जो वी बी वेक्टर है और जो माइनस ऑफ वी ए वेक्टर है उसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। इसका मान रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, तो यही क्या हो जाएगा रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो दो पार्टिकल्स अगर परपेंडिकुलर मोशन करे तो ये सब कुछ होता है, क्या होता है जो रिजल्टेंट है वही रिलेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने को अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो वहाँ पे हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट अगर निकालना है तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो अब जितना मैंने अभी आपको बताया उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे टॉपिक और समझ जाएगा। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ बर्ड इज फ्लाइंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। फिर इसके बाद अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट डायरेक्शन, देन अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन विल सी द बर्ड मूविंग विथ वेलोसिटी कितना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, आपको अगर आए तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, अ बर्ड इज फ्लाइंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी एक बर्ड है जो कि कितने स्पीड से कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से, कौन से नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया। फिर इसके बाद ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब वेलोसिटी सेम है लेकिन एक ट्रेन है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, यह ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रही है। अब मान लो ये ट्रेन है, तो अब ट्रेन को यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक पैसेंजर है जो कि एक सीट पे बैठा है और वो ट्रेन में बैठा है, वो बर्ड को देख रहा है, कितनी स्पीड से वो देखेगा बर्ड को। यहाँ पे मान लो एक इंसान बैठा है और यहाँ पे बर्ड है वो उड़ के जा रही है, तो वो जो ये इंसान है वो बर्ड को देखेगा, कितने स्पीड से देखेगा, बस वही अपने को निकालना है। तो अब उसको हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान दो। तो अब ये क्या है देखो, बैठा किस में वो
ट्रेन में बैठा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर, यही होगा। वी बी टी किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी माइनस वी टी वेक्टर। तो अब इसमें हम आगे इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी टी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी वेक्टर प्लस करेंगे माइनस ऑफ वी टी वेक्टर। तो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं अच्छे से अपने को और समझेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम मैं लेता हूँ। ये क्या है, वी वी वेक्टर, वी बी वेक्टर क्या है, बर्ड ऊपर जा रही है, ये वी बी वेक्टर, वी माइनस ऑफ वी टी वेक्टर। तो वी टी वेक्टर कुछ ये था, वी टी वेक्टर, इसका माइनस अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी टी वेक्टर कुछ ये हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। यानी जो बर्ड का वेलोसिटी है वही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यही अपने को निकालना है, ये क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, वी बी टी। तो वेलोसिटी ऑफ वी बी टी, इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर प्लस वी टी का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर कितना है, वी बी कितना दिया है 40, दोनों वैसे 40 दिए हैं तो 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 अंडर रूट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से बर्ड अपने को मूव करते हुई दिखेगी। तो दिस इज दी आंसर। कौन से डायरेक्शन में, इन, ये क्या ऊपर नॉर्थ और ये ईस्ट, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने को बर्ड मूव करती हुई दिखेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो वीडियो को प्लेबैक करके आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन में खास नहीं है। एक बर्ड, एक दूसरी ट्रेन है, एक जो बर्ड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन अपना वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर पूछा गया है जो बर्ड है उसका जो वेलोसिटी है, मतलब जो बर्ड है उसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। यानी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ अपना सॉल्यूशन। तो अब इसके बाद हम पहला केस लिए थे कि अगर दो पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा। अब एक दूसरा केस लेते हैं कि पार्टिकल्स मूविंग एट सम एंगल। दो पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहे, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा। अब वही हम देखेंगे। जैसे 1D केस में क्या हो रहा था, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन हो रहा था। ऐसे यहाँ पे दो पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेंगे और कुछ एंगल पे मूव करेंगे। परपेंडिकुलर हमने देख लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिया। अब कुछ एंगल पे मूव करेंगे तो हम वहाँ पे किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आप वही देखते हैं। तब तक मैं ये इरेज करता हूँ। दूसरा केस ले रहे हैं हम, पार्टिकल्स मूविंग विथ सम एंगल, कुछ एंगल पे मूव कर रहा है, इसको हम बोल दिए थीटा। तो जो पार्टिकल है वो कुछ एंगल पे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल्स मूविंग विथ सम एंगल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए कार और बी कार। तो मान लो जो ए कार है, ये मान लो ये बी कार का वेलोसिटी है, तो वी बी वेक्टर, ये ए कार का वेलोसिटी वी ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ना, कि मतलब कौन सा केस लिया, पार्टिकल्स मूविंग विथ सम एंगल, जो पार्टिकल्स से दोनों वो कुछ एंगल पे मूव करे, नॉट परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखना जरूरी है, नॉट परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ एंगल पे मूव कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम वही देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट का बात चल रहा है, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। बस यहाँ पे थीटा 90 डिग्री नहीं है। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है तो यहाँ पे हम जो भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला पूरा होता है वही आएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे वी ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वी ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, इसको और लिखेंगे तो वी ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। यानी जो भी रिजल्टेंट है या फिर जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, वी ए वेक्टर और माइनस ऑफ वी बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये है वी बी वेक्टर अपने को दिख रहा है, वी ए वेक्टर अपने को दिख रहा है, माइनस ऑफ वी बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कुछ अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी बी वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव ये है तो नेगेटिव ये है। अब ये और ये इन दोनों के बीच का जो भी रिजल्टेंट होगा या फिर ये तो आपको कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे नाम चेंज कर दो आसानी होगा। एक मिनट, मान लो ये क्या है वी बी वेक्टर, ये क्या है वी ए वेक्टर। अब इसको समझना आसान है। देखो वी ए वेक्टर ये है, वी बी वेक्टर ये है, लेकिन अपने को क्या चाहिए माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। माइनस ऑफ वी बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। अब वी ए वेक्टर और माइनस ऑफ वी बी वेक्टर, इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वही हो जाएगा वी ए बी वेक्टर। तो दिस इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू वी ए बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब ये वेक्टर की फॉर्म में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी ए बी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। यही हो जाएगा फॉर मैग्नीट्यूड के लिए यही हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ऑफ 2 वी ए वी बी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वी बी है वो क्या है माइनस में है, वैसे प्लस होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का, ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, यही होता है। अब ये माइनस है तो इसी यहाँ पे माइनस आया, तो वी ए बी वेक्टर या फिर वेक्टर नहीं वी ए बी का जो भी मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है 90 डिग्री नहीं है, वो थीटा कुछ है, कुछ पर्टिकुलर एंगल है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता तो परपेंडिकुलर वाला केस हो जाता। अगर 90 डिग्री होता तो कोस 90 मतलब साइन जीरो मतलब जीरो, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता, बचता सिर्फ ये। तो वही हमने पहले देखा था। तो ये अपना खत्म हुआ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन बहुत काम का है। तो ये बस आपको इस टॉपिक में बस यही याद रखना है, वी ए बी और वी ए बी मतलब वी ए बी कौन से केस में, परपेंडिकुलर केस में। वी ए बी परपेंडिकुलर केस में वी ए अंडर रूट ऑफ वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर हो जाता था, और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल है तो वहाँ पे जो वी ए बी है वो अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। बस ये याद रखना है, और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे आप बस आपको वही पता आना चाहिए। तो ये अपना टॉपिक खत्म हुआ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। एक लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, इस लेक्चर का, वो है रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। अब वही हम देखते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है अपना रिवर बोट प्रॉब्लम्स इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम रिवर बोट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी अपने को रिवर बनाना होगा, एक दूसरा बोट बनाना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बोट है उसको हम पार करवाएंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे ये है अपना एक रिवर, मान लो ये है रिवर। अब रिवर के अंदर वाटर तो रहेगा ही, तो वाटर का फ्लो मान लो कुछ ईस्ट के डायरेक्शन में है, इस तरीके से वाटर का फ्लो है कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मान लो एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पे अपना एक बोट है, और ये है बी पॉइंट। हाँ, अब रिवर का फ्लो ईस्ट के डायरेक्शन में, तो मान लो मुझे यहाँ एक बोट है और यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना है, एक बी पॉइंट पे जाना है। तो आप बताओ आप कि मैं बी पॉइंट पे पहुँच पाऊँगा? सोच के क्या लगता है, बी पॉइंट पे पहुँच पाऊँगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिवर है उसका ही फ्लो तो कुछ इस तरीके से, यानी बी पॉइंट पे नहीं पहुँचूंगा, कुछ आगे एक पॉइंट पर पहुँचूंगा। तो लेट सपोज दिस पॉइंट इज सी, तो मुझे पहुँचना था बी पे लेकिन मैं पहुँचूंगा सी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर का फ्लो है, रिवर के फ्लो के कारण जो मैं यहाँ पे जब भी जाऊँगा बोट लेके, तो रिवर फ्लो के कारण बोट का कुछ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बोट यहाँ पे पहुँचेगी सी पॉइंट पे, ना कि बी पॉइंट पे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन होते हैं। तो ये क्या था, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन, यानी ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दूसरे पेन से लिखता हूँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, कुछ इस डायरेक्शन में था। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ये जो वी ए और बी, यहाँ पे जो भी यहाँ वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी आर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
वेलोसिटी ऑफ दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी आर, वी बी आर वेक्टर, और ये है वी बी वेक्टर। आप सबको मैं डिफाइन करता हूँ। तो वी आर वेक्टर क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रिवर का वेलोसिटी या फिर बोलो वाटर का वेलोसिटी। और ये वी बी आर है, वी बी आर है, वेक्टर में लिख रहा हूँ, ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो स्टिल वाटर का वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, किसका, बोट का, इन स्टिल वाटर, बोट का, बोट का वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, या फिर इसको बोलो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों एक ही है। तो अब ये हो गया वी आर वेक्टर, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी बी आर वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। फिर क्या बचा, वी वी वेक्टर, वी वी वेक्टर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ऑफ बोट, या फिर और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। यानी अपने को पहुंचना था बी पॉइंट पे, हम पहुंचेंगे सी पॉइंट पे, क्योंकि जो रिवर है उसका भी वेलोसिटी कुछ है, तो वो जो रिवर का वेलोसिटी वो अपने को इस पॉइंट पे पहुंचने नहीं देगा, वो इस पॉइंट पर अपने को पहुंचाएगा। पहुंचना था इधर, पहुंचना था बी पे, पहुंचेंगे हम सी पे। अब यहाँ से कुछ टर्म्स डिफाइन होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, ड्रिफ्ट और विड्थ ऑफ रिवर। तो अभी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप फील भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ मान लो इस किनारे पे खड़े हो रिवर के, हाँ यहाँ पे आप बोट लेके खड़े हो, अब यहाँ बोट पे आप बैठ गए, यहाँ चलना स्टार्ट किए, और जो रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में है, तो आपका बोट टर्न खा जाएगा और ना ही सीधा जाने के बावजूद वो टेढ़ा इस डायरेक्शन में चले जाएगा। तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आप यहाँ पे 3 चीज़ याद रखो, क्या, वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी बी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और तीसरा क्या है, वी बी, ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। पहुंचना था अपने को यहाँ, हम पहुंचेंगे यहाँ, इसी ये क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। हम इसी में कंटिन्यू देखते हैं इसके आगे टॉपिक्स। तो यहाँ पे मैं पहले रिवर बना लेता हूँ, तो गहरा, मान लो ये रिवर है अपना, हाँ ये अपना रिवर है, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी। हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, पहुँचे यहाँ पे सी पॉइंट पर। रिवर का फ्लो है कुछ इस डायरेक्शन में था, हाँ राइट, कुछ इस डायरेक्शन में था। अब यहाँ पे जो विड्थ होता है रिवर का, उसको हम डी से दिखाते हैं। तो डी क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, और यहाँ पे पहुँचना था बी पे, पहुँचे सी पे, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस कवर किया गया होगा उसको बोलते हैं एक्स। एक्स क्या है, होता है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट कैसा, तो ये हो गया एक ये, और ये कि दूसरा कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या था, वी बी आर, ये क्या था, वी बी आर वेक्टर, और ये क्या था, वी बी वेक्टर, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये वी आर वेक्टर, यही था अभी तक हमने ये डिफाइन किया। तो एक ये कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट हो गया, और ये वी बी आर है, जो भी एंगल है वी बी आर, और ये इसके साथ ही थीटा ले लो, तो जो भी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, थीटा, ये वी बी आर, ये तो ये क्या हो जाएगा, वी बी आर कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी बी आर साइन थीटा। कंपोनेंट किया हमने, आई होप आपको कंपोनेंट करने आता होगा, नहीं आता तो आप वेक्टर मैथमेटिकल मेथड्स के लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये क्या है, वी आर वेक्टर, और ये वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर साइन थीटा, और ये इसका कंपोनेंट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो भी लिखा उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो डी क्या था, मैंने बताया, ये है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर का चौड़ाई, और जो एक्स है इसको मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, यानी कितना खिसक गया, बी पे जाना था और सी पे कितना गया, तो ये जो भी डिस्टेंस है बी और सी के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अब अगर यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बोट
ए पॉइंट पे है, अब उसको बी पॉइंट पर या फिर सी पॉइंट पर क्रॉस कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी हेल्प कर रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, वी बी आर साइन थीटा, राइट। तो वी बी आर साइन थीटा यही वेलोसिटी बोर्ड को क्रॉस कराने में हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम निकालेंगे क्रॉसिंग का, या टाइम टू क्रॉस रिवर, यहाँ पे मैं लिखूँ टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस डी हो गया, वेलोसिटी क्या है, वी बी आर साइन थीटा। तो एक ये फॉर्मूला निकल के आता है टाइम टू क्रॉस रिवर, ये क्या है, रिवर। तो अभी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो रिवर क्रॉस करने का टाइम टू क्रॉस रिवर क्या है, डी डिवाइड बाई वी बी आर साइन थीटा। यहाँ पे वी बी आर साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि जो वी बी आर साइन थीटा यही क्रॉस कराने में हेल्प कर रहा है, किसको, बोट को। अब एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का। एक ये पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला बस ये ख़त्म ही होने वाला है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इसको हम एक्स से बोलते हैं। तो ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम ले लेते हैं, टाइम टी लगा, स्पीड, अब स्पीड क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी बी आर, वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा होगा। तो ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट किसके इक्वल है, टी इंटू वी आर इंटू वी बी आर कॉस थीटा। आपको ये दो फॉर्मूला याद करने हैं, और आपको जो ये रिलेटिव नहीं रिवर बोट प्रॉब्लम 2 डायमेंशन का, आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक था अपना रिवर बोट प्रॉब्लम 2 डायमेंशन में। तो इसी के साथ अपना चैप्टर ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो फिजिक्स है उसका ये पूरा बेसिक है। जैसे केमिस्ट्री में बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या था, केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, आईयूपैक। फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। वैसे ही फिजिक्स का बेसिक क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्सिव फोर्स, ये सब हम देखेंगे। तो ये है तो ये था लेक्चर नंबर 9, लास्ट लेक्चर। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।